नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 भूगोल यानी ज्योग्राफी का एमसीक्यू लाए हैं। प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है अफवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम। आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और जैक से संबंधित है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी आधारित बुक या जेसीईआरटी आधारित बुक के अनुसार ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 70 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो कि आप यहाँ थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि क्लास 9 चैप्टर हमारा 3 है। चैप्टर का नाम है अफवाह। तो इसका थ्योरी हम अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो हमारे जो इसका थ्योरी सेशन वाला है उसको आप ज़रूर देखें, उस सेशन को। इसके बाद ये वीडियो को देखिए और आपको यहाँ सारा का सारा 70 का 70 जो क्वेश्चन है अच्छे से बन जाएगा। तो ये क्लास 9 का है। ये जैक बोर्ड 2026-27 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पे बने रहें, यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अफवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। हाँ, इसको हम बता दें कि आज हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग टोटल 35 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग पूरा 72 कंप्लीट कर रहेंगे, जो भी रेस्ट क्वेश्चन बचा रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कि अफवाह शब्द का अर्थ क्या है। तो अफवाह शब्द का मतलब होता है, अफवाह को इंग्लिश में ड्रेनेज बोलते हैं। ड्रेनेज मतलब नदियों का बहाव। तो इसमें नदियों द्वारा जल का बहाव ही क्या कहलाता है, तो अफवाह या ड्रेनेज कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नदी तंत्र का निर्माण किसके कारण होता है। तो जल के प्रभाव से नदी तंत्र। नदी तंत्र कहने का अर्थ है कि इसे हम लोग बोलते हैं रिवर सिस्टम या रिवर एकदम पूरा तंत्र बन रहा है, एक जाल बिछ रहा है। तो नदियों के द्वारा, क्योंकि वो जल जो है से प्रवाह हो रही है। ऐसे समझिए कि अगर अफवाह आपको समझना है तो मान लीजिए ये गंगा रिवर है और गंगा में बहुत सारे यमुना, कोसी, गंडक, दामोदर, बहुत सारे नदी इसमें आके मिलती है, यमुना वगैरह। तो ये देखिए नदियों का एक जाल बन गया, नदी तंत्र। जिससे नदी तंत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो नदी या फिर जल के प्रभाव के कारण हुआ। इसे ही तो अफवाह या ड्रेनेज बोलते हैं। तो जल के प्रभाव से एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि भारत का अफवाह तंत्र मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है। विभाजित का मतलब डिवीज़न हो जाएगा और यहाँ भाग का मतलब कि पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भारत के अफवाह तंत्र, दैट मीन्स ड्रेनेज सिस्टम। तो भारत के ड्रेनेज सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे आप बोलते होंगे उत्तरी भारत की नदियाँ और दक्षिणी भारत की नदियाँ, यानी कि हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र। ये आप थ्योरी पढ़े होंगे, आपके क्लास में टीचर पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पे आप जरूर इसका नोटिस किए होंगे या देखे होंगे, या आप जानते हैं ऑलरेडी। तो भारत में अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में मुख्यतः यानी कि मेजर कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 2। यानी कि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से आप मान लीजिए एक रफली एक डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ, इसे कैंसर बोलते हैं। तो इधर जो है सो उत्तर यानी कि जो हिमालय से नदी निकल के साउथ की ओर आती है, और तो ये सब नदियां जो कहलाती है उत्तर भारत की नदियां यानी हिमालय नदियां कहलाती है, नॉर्थ इंडियन रिवर। और कुछ रिवर जो है से दक्षिण की ओर है, जैसे में महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है। ये सब रिवर को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र 2 भागों में भारत की नदियों को डिवाइड किया जाता है। तो ये वाला हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हुआ होगा और आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारत के अफवाह तंत्र को 2 मुख्य भाग कौन से हैं। तो हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी कि इधर की नदियां को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसे हम साउथ इंडियन रिवर सिस्टम भी बोल सकते हैं, या सदर्न रिवर सिस्टम बोलेंगे, या तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि इसे प्रायद्वीपीय है। तो प्रायद्वीपियों को इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये 3 साइड से कोई भी भूभाग, कोई भी लैंड या जमीन जो 3 साइड से वाटर से घिरा रहेगा उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप बोलेंगे। तो भारत है तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और ये भारत के दक्षिण में तो दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय साउथ इंडिया इसे भी बोला जाता है। तो इसे जरूर याद रखें कि यहाँ पे जो रिवर है वो हमारा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारे के सारे ये बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ की 1-2 नदी और है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, वो नर्मदा और ताप्ती है, जो भ्रंश घाटी में बहती है, यानी रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। तो इस तरह से आप जरूर याद रखें कि भारत के अफवाह तंत्र के 2 मुख्य भाग हिमालय नदियाँ यानी कि हिमालय नदियाँ में कौन कौन से मेजर रिवर है। तो भारत के आप इधर जाएंगे ऊपर में तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि मानसरोवर से निकलता है, सिंधु, फिर इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा और गंगा जो कि गंगोत्री से निकलती है। तो इस प्रकार से नदियाँ जो है उसे हिमालय नदियाँ जो कि हिमालय पर्वत चोटियों से निकलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा
ए नंबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और इस चीज़ों को पहले से आप जानते होंगे, तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जा रहा है। हिमालयी नदियाँ किस प्रकार की होती है? तो अस्थायी नदियाँ होती है। देखिए, आप पढ़े होंगे बुक में, आपके बुक में बहुत अच्छा से एनसीईआरटी में यहाँ पे जैक के द्वारा जेसीईआरटी में डिस्कवर किया गया है और बताया गया है कि जो हिमालय नदियाँ और दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, वो दोनों नदियों में कुछ डिफरेंस होती है। आपको बता देते हैं कि जो हिमालय नदियाँ होती है, वो लगातार उसमें पानी सालों भर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि होल ईयर, पूरे साल भर पानी रहता है। ये बहुत ही चौड़ी होती है, बहुत ही गहरी होती है और ये सतत अस्थायी नदियाँ है, यानी परमानेंट है, ये सूखेगा नहीं पानी। और ये ढलानों ऊपर हिमालय से निकलता है और ये ढलान के और प्लेन एरिया में, मैदानी इलाका में आती है और ये जाके गिरती है अरब सागर में। जबकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो सतत नहीं है, वो लगातार नहीं है, वो उसके जो है से गड्ढा जो डीपेस्ट है वो भी कम है और ये बरसाती है, मौसमी है। ये मौसमी नहीं है, ये इसको पानी जो है से दो जगह से प्राप्त हो रहा है, एक बारिश से भी और एक बर्फ़ से भी, आइस से भी, उसके पिघलने से भी। तो हिमालय नदियाँ का खासियत जो है बहुत बड़ी-बड़ी होती है और ये रिवर को पानी जो प्राप्त होता है वो हिमालय से भी होता है और यानी कि स्नो से, आइस से होता है, बर्फ़ से और एक बारिश से भी होता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है उसे पानी जो है से सिर्फ बारिश से होता है, इसलिए सिर्फ मौसमी नदी होती है। ये गर्मियों के दिनों में सूख जाते हैं और बरसात के दिन में ये पानी आ जाते हैं। इसका गहराई या फिर डीपेस्ट जो है से कम होता है, ये छोटी-छोटी नदी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी नदी। इसे ही परमानेंट रिवर बोलेंगे। हिमालय नदियाँ परमानेंट होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है से मौसमी होती है। ये मौसम पे डिपेंड करता है, ये सूख जाती है, सूखने वाली नदियाँ हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है 6 नंबर में, प्रायद्वीपीय नदी किस प्रकार की है? तो ये देखिए मौसमी नदी है, ये मौसम पर निर्भर करता है। तो प्रायद्वीपीय, और आप अच्छे से अगर आपका क्वेश्चन लिखने आ जाए ये वाला कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ के बीच में अंतर लिखिए 4-5, तो इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है से मौसमी होती है और हिमालय नदियाँ जो होती है से यहाँ पे अस्थायी नदियाँ हैं। इसका गहराई कम होता है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की गहराई कम होता है, जबकि यहाँ पे हिमालय नदियाँ की गहराई कम, ये अधिक होता है और बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी नदियाँ होती हैं। पानी कहाँ से प्राप्त होता है, इस सब लिख सकते हैं, जैसे आप ऑलरेडी ये जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पेनिनसुलर रिवर यानी दक्षिण भारत की नदियाँ जो गोदावरी है, कृष्ण है, वो सब मौसमी नदियाँ हैं। बरसात, ये गर्मियों के दिनों में क्या हो जाती है, सूख जाती है और मौसम के जब बारिश होता है तो उसमें पानी फिर से आ जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसका 2525, यानी कि आप इसको इस तरह से रख सकते हैं 25-25 किलोमीटर अप्रॉक्स, यानी कि अगर अप्रॉक्स याद रखना चाहते हैं तो 2500 याद रखें, 2500 किलोमीटर 2500, और एग्जैक्ट याद रखना चाहते हैं तो 2525 किलोमीटर, इस तरह याद रख सकते हैं। भारत का सबसे, इसके बारे में एक दो फैक्ट आप जान लीजिए कि गंगा नदी जो है वो भारत की एक धार्मिक होली रिवर है। इसे पूजा जाता है हिंदू धर्म में और गंगा रिवर एक पवित्र है। अगर हम रिवर की बात करें कि इंडिया का नेशनल रिवर कौन है, तो ये नदी को माना जाता है। ये उत्तराखंड के, हिमालय एक है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमनद से निकलता है और पहाड़ों पर्वतों को काटकर नीचे हुए आती है उत्तर प्रदेश, यूपी, झारखंड, इसी तरह से पास होते हुए वो चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये एक बहुत ही, इसमें जो मेजर रिवर है, इस रिवर में मिलने वाली इस साइड से मिलती है, सो यमुना है। इसी प्रकार से केन, बेतवा, सोन नदी, दामोदर, इसी प्रकार से कोसी, गंडक, बहुत सारी रिवर है जिसके सहायक नदियाँ मिलती है। तो इस प्रकार से पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी और हिमालय नदी है ये, यानी कि नॉर्थ इंडिया का रिवर है। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ये अप्रॉक्स में दिया गया, आपके बुक में ये जिक्र किया गया है। कुछ क्वेश्चन जो है से ये बुक के थ्योरीज बनाया गया, तो कुछ आपको अलग लग सकता है, लेकिन मेनली जो है से बुक पे आधारित है। इसी प्रकार से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम, देखिए मानसरोवर में कौन कौन सा नदी निकलती है? तो मानसरोवर ये तिब्बत, चाइना के तिब्बत रीजन में आता है मानसरोवर। यहाँ राक्षस ताल है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, ओरिजिनेट होती है और इसका ओरिजिन है, और सिंधु नदी है और सतलज नदी है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। इसका दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया गंगा नदी का उद्गम, तो गंगा है तो गंगोत्री, हिमनद याद रखेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री, तो यमुना यमुनोत्री और गंगा गंगोत्री, और सतलज जो है से ये निकलती है मानसरोवर झील से, जहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, वहीं से सतलज नदी निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपको, जो यहाँ से कुछ एडिशनल आप सीख पाएंगे जो स्कूलों में आप नहीं सीख पाए। यहाँ दिया है गंगा नदी के मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है जो है यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब जरूर याद रखें। मान लीजिए कि ये नदी है, ये गंगा है। गंगा नदी जो है से इधर से प्रयागराज, जिसे
प्रयागराज पहले इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे महाकुंभ लगता है जो कि 4 साल में एक बार आता है, या 12 साल में एक बार आता है, तो ये जानते हैं आप। तो यमुना जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है, लेकिन इस साइड से मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब बिहार की एक प्रमुख नदी है। ये जो है से इस साइड से मिलती है इसमें, तो आप ज़रूर इसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार से दिया गया है घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी नदी के बारे में एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे। ये कोसी का गंगा की सहायक तो है, ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि कोसी जाके गंगा में मिल रही है, तो इसे ट्रिब्यूटरीज या सहायक रिवर बोलेंगे। इसी प्रकार से गंडक भी गंगा में मिल रही है, और घाघरा भी और यमुना भी। इस प्रकार से गंगा भारत की सबसे बड़ा नदी बन जा रही है, और इसका बेसिन भी बहुत बड़ी है, और ये एक तंत्र बन गया, नदियों का जाल बन गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदी आके दोनों साइड से मिला, तो इसके सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज कहलाई। और गंगा जो है इसका बेसिन जो है द्रोणी बहुत बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से कोसी नदी के बारे में एडिशनल फैक्ट्स याद रखेंगे कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, या सोरो बिहार। बिहार में बहुत ज़्यादा ये जान माल का हानि, लोगों को नुकसान पहुंचता है, इसमें बाढ़ फ्लड आता है, जिससे लाखों लोगों का जान और क्षति पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में जाने कुछ एडिशनल फैक्ट, जो से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रह पाएगा लंबे समय तक। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना, देखिए यमुना यमुनोत्री से, गंगा पूछा जाएगा तो गंगोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से ग्लेशियर से निकलता है उत्तराखंड में, और गंगा निकलता है गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर उत्तराखंड में, जो कि दोनों हिमालय नदियां हैं और इम्पॉर्टेंट है। जो यमुना है वो गंगा का क्या है? तो गंगा का बोलेंगे सहायक ट्रिब्यूटरीज है। मानसरोवर से कौन सा नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा निकलती है और सतलज निकलती है। ये चाइना के तिब्बत रीजन में आता है मानसरोवर राजस्थान। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील ये चाइना के तिब्बत में पड़ता है, तो इसे जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? देख ब्रह्मपुत्र नदी जो है से ये मानसरोवर झील से निकलता है, मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलता है, या राकस ताल से निकलता है। ये तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत जो है से चाइना के अंडर आता है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में या चाइना में इसे सांगपो कहते हैं, यारलुंग सांगपो कहते हैं। इसे जरूर याद रखेंगे। देखिए आपको बता देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है से भारत के असम में इसे, अब देखेंगे इंडिया को, मान लीजिए कि ये नॉर्थ इंडिया है। चलिए इसको फिर से हम लोग बना लेते हैं मैप को। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये देखेंगे तो आप मान लीजिए इसको इस तरह से मान लीजिए, तो यहाँ से इंटर करता है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि असम है। तो इसको जूम करके हम लोग बनाते हैं सिर्फ इसी को। तो मान लीजिए कि यहाँ पे असम है, तो असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम लोग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। जबकि ये हमारा जो रीजन था ये वाला, इसे हम बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, इसे दिहांग कहते हैं। जबकि ये वाला रीजन में हम इसको क्या कहते हैं? तो यारलुंग सांगपो कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में जो है से यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, और ये जो से गंगा में जाके मिल जाती है बांग्लादेश में। फिर इसे पद्मा के नाम से आदि नामों से जाना जाता है, जिसके कारण ये फिर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको एक बार मैप से समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। ये बहुत, क्योंकि ये याद रखना हम लोग को लिए ज़रूरी है। तो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसे इंडियन ओशियन याद रखेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है से तिब्बत है, चाइना है, और यहीं पे है हमारा ये जो है से मानसरोवर झील है। यहाँ से निकलते हुए ई टर्न ईस्ट की ओर जाता है, और यहाँ गोर्ज का निर्माण करते हुए, यहाँ पहाड़ियों को काटते हुए ये इंटर कर जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करते हुए ईटानगर से होते हुए असम के दिसपुर गुवाहाटी साइड से आते हुए ये चला आ जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का निर्माण किया, क्योंकि इधर से गंगा रिवर आया और यहाँ बांग्लादेश में मिला इसमें, और ये भी डेल्टा का निर्माण किया, साथ में ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे यारलुंग सांगपो कहेंगे इस नदी को, ब्रह्मपुत्रा को। ब्रह्मपुत्रा को हम लोग बोलते हैं असम में, जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में चाइना में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। जबकि इसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इस रीजन में इसे दिहांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको समझने में हेल्प हुआ होगा। उम्मीद है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि ब्रह्मपुत्रा भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में करती है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर होता है। ये अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में 7 बहने वाला राज्यों में आती है। इसे शॉर्ट में AP लिखते हैं, आज जरूर रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश जो है से भारत के ये ब्रह्मपुत्रा जो है से भारत में प्रवेश करती है गोर्स का निर्माण करते हुए यू टर्न के रूप में। फिर दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में विशाल जलोढ़ मैदान बनाती है, तो असम में बनाती है। असम का कैपिटल दिसपुर होता है। और यहाँ पे एक राइनोसोरस, एक सिंग वाले गैंडे जो से हम राइनो बोलते हैं, गैंडा, वो बहुत प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते होंगे। असम का एक सिटी है, बहुत फेमस लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, और इसका कैपिटल दिसपुर है, लेकिन फेमस गुवाहाटी है। इसी प्रकार से जो गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे ज़्यादा और बहुत बनाया गया एकमात्र जो नदी द्वीप है, बड़ा द्वीप, उसको बोलते हैं माजुली द्वीप। आप सुने होंगे माजुली द्वीप के। तो जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। तो यहाँ पे जलोढ़ मैदान का निर्माण बनाया गया है असम के द्वारा। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में विशाल जलोढ़ मतलब बहुत बड़ा जलोढ़ मिट्टी मतलब अलुवियल मिट्टी का निर्माण करती है, तो असम में करती है। क्योंकि हम जानते हैं नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है उर्वरता होती है, फर्टाइल होती है, और उससे खेती वगैरह अच्छा से होता है। लोग यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो बोल सकते हैं कि असम में भी लोग अच्छे खासे में इसका जनसंख्या पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, जैसे भांगर और खादर कहते हैं। खादर दैट मीन्स नए वाली जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और भांगर पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। याद रखें, भांगर यानी भंगार में जो पड़ गया, इस तरह से ट्रिक से बना कर याद रख सकते हैं। हम लोग घर वाला में जो कचड़ा रहता है उसे भांगर वाला को देते हैं, बोलते हैं भांगार का हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं निमोनिक बना के चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरी वन से। यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, जिसमें सुंदरबन वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम मैंग्रोव बोलते हैं। मैंग्रोव ट्री जानते होंगे, ऐसा ट्री होता है जो मर्सी दलदली एरिया में होता है, जिसका रूट जो है सो ऊपर होता है ज़मीन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ये इसी से लेता है, इसी रूट से। तो इस प्रकार से सुंदरबन जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा ये जब नदी जो है, मान लीजिए गंगा आया, इधर से ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में ज्वाइंट हुआ, एक नदी बना, और बे ऑफ बंगाल ने गिरने से पहले अलग अलग धाराओं में बट गया, इसे ही डेल्टा बने बोलेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया सुंदरी ब्रिज पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस है, यहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन इजी था और अच्छा है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। गंगा नदी का अंतिम छोर कहाँ है? अंतिम छोर पूछा जा रहा है, तो अंतिम छोर ये सबसे लास्ट में पोजीशन कहाँ जाती है? तो गंगा सागर में इसका अंतिम छोर है, तो गंगा सागर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु मानसरोवर झील के निकट, ये वही तिब्बत यानी चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है सिंधु नदी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी निकल रही है। तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, और गंगोत्री किसका उद्गम स्थल है? गंगोत्री गंगा के है, यमुनोत्री यमुना की है। हम तो कुछ ट्रिक आपको बता रहे हैं जिससे आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब जो है जैक के द्वारा अपडेट आया है कि 10th और 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपका जो दक्षता है, सोचने की पावर है, वो बढ़ सके। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, लगातार अपडेट जो आएगा हम आपको बताएंगे और उसके अनुसार आपको ढालने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को टाइम निकाल कर आप ज़रूर देखें, जब भी आपको टाइम मिलता है प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने आसपास लोगों को, ताकि सारे लोगों को हेल्प हो सके। और ये जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अब इधर पूछिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सिंधु नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और पाकिस्तान। तो भारत के लद्दाख भारत का एक यूटी है, भारत में यूटी 8 है। इस प्रकार से यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो इस प्रकार से भारत में 28 स्टेट है। तो भारत में लद्दाख जो है, ये सिंधु नदी है, भारत के सिर्फ लद्दाख से ये फ्लो करते हुए जाती है, बहते हुए जाती है। और लद्दाख का कैपिटल होता है लेह, इसे लेह बोलते हैं, एक ज़िला है, एक वहाँ का राजधानी है। और पाकिस्तान के कराची होते हुए अरब सागर में बहती है। तो इस तरह सब आज ज़रूर याद रखेंगे कि यहाँ से ओरिजिन हुआ, ये उधर से गया, और इधर ये यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे तो मान लीजिए किस तरह से बनाएं, तो ये देखिए यहाँ से टच करते हुए थोड़ा सा एकदम टच करता है, तो इस तरह से ये कराची होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाके
अरेबियन सी में गिर गया। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। देखिए ये 5 नदी के नाम पर पंजाब राज्य का नाम पड़ा है। अब पंजाब को देखेंगे तो पंजाब, तो देखिए ये 5 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पंजाब 5 से बना है। तो 5 नदियों के नाम पर रखा गया पंजाब राज्य, और ये 5 नदी पंजाब में फ्लो होती है। सतलज नदी जो है वो सिंधु जहाँ से निकलती वहीं से सतलज निकलती है, और यहीं से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है तो मानसरोवर से। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है सो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है, क्योंकि सभी नदियां आपस में एक साथ मिलती है और फिर जाके सिंधु में मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप देखेंगे, हम एक रफली बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक सेप हो सके। तो मान लीजिए इससे बहती जा रही है तो यहीं से सतलज आएगा, सतलज में ही इधर ही से इसमें चिनाब, व्यास, रवि आएंगे और आपस जाके इसमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, फिर आप ये जो है से और बड़ी नदी हो जाएगी। आप मान सकते हैं सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। जिस तरह से हम लोग गंगा नदी जो है नदी भारत के लिए, उसी तरह सिंधु एक वरदान है पाकिस्तान के लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सिंधु समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसे सिंधु जल वाटर ट्रीटी या ट्रीटी वाटर कहते हैं। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हालांकि टाइम अधिक हो रहा है इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम निकलता है वेरीनाग से। वेरीनाग यहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। तो झेलम नदी वेरीनाग से निकलता है, इसे याद रखेंगे। इसमें कुछ हम रिवीजन करवाते हैं। गंगा, गंगोत्री का, गंगा जो है निकलता है गंगोत्री से, यमुना, यमुनोत्री से, इसका नाम से पता चल रहा है गंगा यमुना छुपा हुआ मानसरोवर। मानसरोवर याद रखेंगे। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यही देखिए राक्षसताल झील, यही मानसरोवर झील के आसपास राक्षसताल है, यानी तिब्बत से निकलता है, नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी भारत में नहीं ओरिजिन होती, लेकिन भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और सिंधु की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज रिवर है। तो इसे याद रखेंगे। तो ये राक्षसताल या राक्षसताल। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत, इसे पेनिनसुला इंडिया या दक्षिण भारत की नदियां बोलेंगे। अब हम लोग इस साइड की नदियां के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि दक्षिण की ओर, साउथ की ओर। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि यहाँ पे महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी। तो ये वाला नदी सबसे बड़ी है, इसे जरूर याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत पहाड़ से निकलते हुए, फ्लो होते हुए ये अरब सागर में गिरती है, लेकिन गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ये वाला आप जरूर याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे एक फ्लो हुआ तो ये नदी गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण किया। तो ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे, यानी कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि गोदावरी नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा। जिस प्रकार से हम उत्तर भारत में, यानी कि पूरे भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी है, 2500 या 25 आप बोलेंगे तो 25 याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, या 2500 याद रहेगा। तो गंगा नदी जिस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी नदी है, अगर दक्षिण भारत की कंपेयर करें तो दक्षिण भारत को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, कि साउथ में ये गंगा के जैसा एक इसका बिहेवियर है, लुक लाइक है, उतना ही बड़ी है। माना जाता है कि दक्षिण भारत का ये गंगा है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, कंपेयर जैसा, इसका गंगा के सामने कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इसलिए इसे बोला गया। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है? विशेषता मतलब फीचर। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये है कि प्रवाह का मौसम नियंत्रित होना। तो प्रवाह का जो मौसम है वो नियंत्रित होना, इसका ये जो है से कुछ विशेषता है। और विशेषता इसका क्या है? तो एक विशेषता यह है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये सूख जाती है, ये बरसाती है, यानी मौसमी है, गर्मियों के दिनों में समर हो जाती है, इसमें डीपेस्ट कम है, गहराई कम है, और भी कई सारे ऐसे इसका है जो सतत नहीं है, परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रवाह का मौसम नियंत्रित होना, तो इसका जो है से नियंत्रित, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल है, यानी कि ये जो है से नियंत्रित है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी किन पहाड़ों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी किन पहाड़ों के बीच बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच फ्लो होने वाली एक प्रमुख नदी है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ और पर्वत के बीच में बहती है। देखिए नर्मदा यहाँ से ओरिजिन हुआ और ये खंबात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर जाती है। और हम इसका याद रखेंगे कि पूरब से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं कौन सा? तो नाम है नर्मदा। नर्मदा जो है एक इम्पॉर्टेंट है, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ पर्वत है, यहाँ भी पहाड़ पर्वत है, दोनों पहाड़ों के बीच में बहती है। इसका नाम है विंध्या, इसका नाम है सतपुड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी नदियाँ
इधर गिरती है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का प्रवाह किस ओर है? तो नर्मदा नदी का प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और भ्रंश घाटी में बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती नदी भी सेम है नर्मदा के जैसा, ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटियों में बहती है, रिफ्ट घाटी में खाई में बहती है, दो पहाड़ पर्वतों के बीच, और ये भी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। महानदी नदी जो है, महानदी नदी जो है किस ओर बहती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। हम लोग यहाँ नर्मदा को देखें और ताप्ती को देखें, इस तरह से पैरेलल फ्लो होती है और अरब सागर में गिरती है और ये ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी थी। अब हम महानदी की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा में होते हुए ये अरब बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये महानदी जो रिवर है ये उड़ीसा का लाइफलाइन है, उड़ीसा के लिए इसे हम वरदान बोलते हैं, जीवन रेखा है ये नदी। और ये नदी जो है सिर्फ पश्चिम से पूरब की ओर, तो देखिए पश्चिम से निकला और पूरब की ओर जा रहा है और डेल्टा का निर्माण करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हमारा बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। ये महानदी महानदी नदी किस पठार से निकलती है? तो देखिए छत्तीसगढ़ पठार से निकलता है, ये छत्तीसगढ़ पठार होगा राइट आंसर। ये छत्तीसगढ़ से ही निकलता है, छत्तीसगढ़ में ये निकलता है फिर उड़ीसा में चला जाता है फ्लो होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है। 32 में है कि महानदी नदी किन राज्य से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में निकला, छत्तीसगढ़ पठार से, और उड़ीसा में फ्लो होते हुए ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर गया। ये उड़ीसा के लिए जीवन रेखा है। आप जानते हैं उड़ीसा में एक बांध है जिसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। सबसे बड़ा बांध यानी कि लंबा बांध जो है वो बड़ा बांध जो है सो जिसे बोलते हैं हीराकुंड बांध। आप नाम सुने होंगे हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा राज्य में ही। उड़ीसा का कैपिटल क्या होता है? भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ का रायपुर। तो कुछ कुछ याद रखेंगे, एडिशनल हम लोग फैक्ट जानेंगे तो हम लोग को चीज़ जो है से याद रहेगा, तो लोगों से हम तेज़ हो पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो महानदी नदी जो है सो छत्तीसगढ़ में निकला और उड़ीसा में फ्लो होते हुए बंगाल, तो दो राज्यों में फ्लो होती है, इसे याद रखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, यहाँ से निकला। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला से निकलते हुए, ये महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलते हुए ये महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जाता है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ मैप रहता था, हम आपको और अच्छे से चीज़ों को समझा पाते और दिखा पाते। ये चैप्टर आप जरूर देखें, वहाँ पे हम मैप से दिखाए हैं जो चीज़ें हैं सारा सारा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र में निकलता है, तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। हमारा आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन बच गया उसको पार्ट 2 में देखेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए और नॉलेज दोनों के लिए, यानी कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दिया कावेरी नदी किन राज्य से होकर बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, साउथ की ओर बहने वाली। और कावेरी नदी भी ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कावेरी के बारे में दिया गया था। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु का कैपिटल आप जानते हैं चेन्नई होता है और कर्नाटक का बेंगलुरु होता है, जहाँ पे इसरो है, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो बहुत साथ साथ में हम बहुत कुछ बताने की कोशिश किए, टाइम अधिक लगा, आप स्पीड करके देख सकते हैं या फिर 2 बार में वीडियो को देख सकते हैं, 10 मिनट या 20। तो इसका अपने अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आपको कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट में कीजिए। कमेंट में जो आपको क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 9 कक्षा 9 भूगोल MCQ प्रश्न उत्तर, जो कि हमारा चैप्टर 3 अध्याय नंबर 3 था, अफवाह यानी ड्रेनेज। ये NCERT जैसे जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, और ये अगले के लिए सभी के लिए है। जब तक ये पढ़ना चैप्टर, ये चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है हमारा क्लास 9। ये 70 MCQ है, जो कि हम लोग पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।